अब एक नई तेज़ी के लिए रेडी हो रहा है। अक्सर अंग्रेजी में कहावत है कि इन द मंथ ऑफ मे सेल एंड गो अवे, मगर क्या इस समय इन्वेस्टर्स हैव ऑलरेडी सोल्ड इन द मंथ ऑफ मे, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड दे विल कम बैक इन द मंथ ऑफ मे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं दिलीप भट्ट साहब, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर विद प्रभुदास लीलाधर, और गुरमीत चड्डा जी को। स्वागत है आप दोनों का, दिलीप जी, गुरमीत जी। दिलीप, अगर मैं मार्केट को देखूं तो नवंबर के बाद बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। युद्ध, ब्याज दर, अर्निंग्स, एनर्जी शॉक, फिर भी निफ्टी की जो रेंज है, निफ्टी का जो लेवल है, वह बरकरार है। एक ऑप्टिमिस्टिक होने के नाते मैं काफ़ी खुश हूँ, मगर एक रियलिस्टिक होने के नाते मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है? आपने कई फैक्टर्स बताए जिसकी वजह से निफ्टी को काफी एक ब्रंट लेना पड़ा। उसमें से और एक सबसे वन ऑफ द मेन थिंग वाज दैट एफआईआईज हैड बीन सेलिंग वेरी कॉन्स्टेंटली एंड दैट कंटिन्यूज इन अ वेरी अनअबेटेड वे। तो वो अब फिलहाल वो भी चालू ही है, और जहां पर भी उनका कॉन्सेंट्रेशन है उस हिसाब से वो स्टॉक्स भी काफी हद तक प्रेशर में रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद हम इसी दौरान ये भी देखा है हमने कि तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि इनका जो इंटेंसिटी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का जो इंटेंसिटी था ऑफ बाइंग एंड प्लस फेयर अमाउंट ऑफ बाइंग बाय द लोकल DIIs has taken care of the brunt of the selling by FIIs। और जितने भी जो निगेटिव फैक्टर्स जो प्रिवेल हो रहे हैं जिसकी वजह से निफ्टी का रोटेशन ऑफ स्टॉक्स काफी अच्छा हो रहा है, और उस हिसाब से भी निफ्टी को काफी अच्छी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। और मुझे लगता है दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई निफ्टी हैज नॉट सीन द काइंड ऑफ प्रेशर दैट वी हैव व्हिच अदरवाइज वुड हैव कम। बट ब्रॉडर मार्केट्स में डैमेज काफी हुआ है, उसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड सम ऑफ द से कुछ रिलेशन बहुत रिमोट हो चुका था, वो शायद अभी काफी हद तक रियलिस्टिक लेवल्स पे आने के रास्ते में है, और वो शायद दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू। गुरमीत, आपकी क्या राय है? क्या हमें मैक्रो हेडविंड्स पे नज़र डालनी चाहिए, भले ही वो स्टैगफ्लेशन हो या स्लो डाउन हो? कल रात को यूएस जीडीपी का डेटा भी आया था जहाँ पर हद यूएस इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है। शुड वी बी वरिड अबाउट जो हम रोज आसपास मैक्रो मूवमेंट्स देख रहे हैं? इज दिस टू मी? नहीं, गुरमीत साहब से पूछ रहा था मैं। हाँ जी। सो निकुंज, आपने ठीक बोला, कुछ कंसर्न है। और जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है और साथ में लिक्विडिटी विड्रॉ होती है, उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। हमने थोड़ा बहुत टेपर इन्फ्लेशन है, हमने देखा कि नंबर खराब हुआ है। आपने देखा मॉर्गेज की, अगर आपने हाउसिंग नंबर देखा हो, जब से मॉर्गेज रेट 5% गया है, 10% का फॉल आया है हाउसिंग सेल्स में, जो कि मेरे हिसाब से वरीसम है। तो थोड़ा सेंट्रल बैंक के लिए एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि उनका थोड़ा रेपुटेशन भी डैमेज हुआ है कि बहुत सारा फ्लिप फ्लॉप हुआ है पास्ट में कि लिक्विडिटी विड्रॉ करेंगे और हुआ नहीं। तो हमें देखना पड़ेगा, सारे सेंट्रल बैंक को थोड़ा प्रूडेंट, मेरे हिसाब से बहुत कैलिब्रेटेड होगा। रही बात, आपने वो एडेज की बात करी कि तो दिलीप जी ने बहुत अच्छी बात बोली, कुछ स्टॉक्स में डी रेटिंग हुआ है, फाइनेंशियल्स में थोड़ा बहुत डी रेटिंग हुआ है, क्योंकि वैसा ग्रोथ नहीं आ रहा था जिसका जो हमें जहां भी 4, 5, 6 बुक मल्टीपल था, वहां में करेक्शन देखने को मिला है। कुछ हाई कंज्यूमर स्टॉक्स में, जो हाई पी स्टॉक्स है, जो कमोडिटी कंज्यूमर्स भी हैं, वहां कर रहा है। तो फाइनेंशियल्स, आईटी प्रेशर में थोड़ा रिजल्ट भी आया। एनर्जी कमोडिटी बास्केट, कमोडिटी प्रोड्यूसर्स अच्छा कर रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। और निकुंज, मैंने अपने 15-18 साल के मार्केट में $25 बिलियन की सेलिंग 6 महीने के बाद, अगर निफ्टी सिर्फ 4% डाउन है, तो मुझे लगता है बाजार में काफी रिजिलियंस है। आप नैस्डैक देखिए, 1 जनवरी को नैस्डैक 15,800 था, आज 12,000। देखिए, मैं रशिया की बात नहीं करूंगा क्योंकि जियोपॉलिटिकल इशू है। इंडिया ने रिलेटिवली बेटर किया है। हाँ, कुछ कंसर्न मुझे लगता है अभी भी है कुछ पॉकेट्स में। तो मार्केट्स मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगा। जहां अर्निंग्स अच्छा होगा वहां पे मेरी सलाह होगी, आप वो सबसे अच्छा हेज वही है इस सिनेरियो में कि जहां अर्निंग्स विजिबिलिटी अच्छी हो। दिलीप साहब, बात करते हैं पावर शॉर्टेज की। इंडस्ट्रियल आउटपुट पर पड़ेगा, मुश्किलें कम नहीं हुई थी, एक और मुश्किल आ गई है। सेमीकंडक्टर को लेकर के प्रॉब्लम थी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम थी, और अब उसके ऊपर बिजली की कटौती। तो क्या लगता है इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? जो पिछला क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, उसमें एनर्जी की हमने देखा, एनर्जी का चैलेंज आया था युद्ध की वजह से। इस बार लग रहा है बिजली। फॉर मी,
जी हाँ दिलीप साहब। नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पावर शॉर्टेज एक क्राइसिस के रूप में इमर्ज हो रहा है। लेकिन निकुंज, अगर हम देखें कि ओवरऑल पिछले 6 महीनों में हम देखें कि जैसे आपने बोला एक इन्फ्लेशन आया, दैट हैज पोस्ड अ थ्रेट। देयर वर सम शॉर्टेजेस, ऑयल प्राइसेस वेंट थ्रू द रूफ। और ऐसे हम देखें कि ऐसे कई सारे फैक्टर एक साथ में एक्टिंग इन अ कॉन्सर्ट जिसको कहते हैं, वो इमर्ज हो रहे हैं। और ये पावर क्राइसिस इज वन मोर nail in the overall problems that is happening at the moment. ये शायद एक और भी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पड़ेगा, which was one of the highlights of 21-22 अगर हम देखें, because industrial production was pretty good in 21-22। अगर उसको इम्पैक्ट करता है तो उसके repercussions बहुत सारे हो जाते हैं। बट निकुंज, अभी यही हो रहा है कि अभी इस जो पिछला क्वार्टर गया और इस आने वाला क्वार्टर और करता है, मे बी सम कॉमोडिटी, मे बी सम पावर, मे बी सम वेज इन्फ्लेशन, और कहां पर कोई फॉरेक्स में हिट हो जाता है, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। और यहां से इसको एक्स्ट्रापोलेट करके एक तस्वीर बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर व्हाट द मैनेजमेंट कमेंटरी इज, कि कौन कितना कंफर्ट में है और कौन कितने पेन में है। मैनेजमेंट कमेंट्री विल बी वेरी क्लोजली स्क्रूटिनाइज्ड बाय ऑल द इन्वेस्टर्स, और इसी पे ध्यान देना चाहिए, because that will give us some idea as to how this 22-23 eventually will pan out. एक या दो नतीजे ऐसे बताइए दिलीप जी जिसमें आप काफ़ी इस समय एक्साइटेड हैं, आपको लग रहा है कि चैलेंजेस के बावजूद ये कंपनी या ये बिजनेस ग्रो है। तो मुझे लगता है सेक्टर वाइज रियल एस्टेट में कंफर्ट आ रहा है, कि रियल एस्टेट लग रहा है शायद यहाँ से भी फॉर नेक्स्ट 1.5-2 years कैन शो अ वेरी गुड स्टेडी इंक्रीज इन स्पाइट एंड डिस्पाइट द कॉस्ट इंक्रीजेस, बिकॉज कॉस्ट इंक्रीजेस इतना मायना नहीं रखता ऑन एन ओवरऑल सेल प्राइस टिकट। तो एक रियल एस्टेट में जैसे डीएलएफ है, ओबेरॉय है, मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज है, आई थिंक दीज आर कपल ऑफ कंपनीज दैट लुक प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग फ्रॉम द रियल एस्टेट। मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स में जरूर ध्यान देना चाहिए, जो शायद एफआईएस की वजह से काफी हद तक प्रेशर में रह चुके हैं। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई इज क्लियरली एंकरिंग फॉर द लीडरशिप आफ्टर, ध्यान देना चाहिए। एंड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आई विल से आईसीआईसीआई एंड कोटक। मैं थोड़ा बहुत इसलिए फ्रंट लाइन में बात कर रहा हूं क्योंकि जो माहौल अनसर्टेनिटी का है रिगार्डिंग कॉस्ट पुश एंड रिगार्डिंग द इम्पैक्ट दैट companies and sectors are having, it is the big companies which can put their acts together in an uncertain times. तो इसके लिए थोड़ा attractive, because उसमें वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा है, टेलविंड ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन काफी हद तक उनको सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये आईटी कंपनीज पे फ्रंट लाइंस में जरूर ध्यान देना चाहिए। और जहां तक मिड कैप्स का क्वेश्चन है, मुझे समथिंग लाइक वोल्टास इन द व्हाइट गुड सेगमेंट लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, but it is not generalized, but it is still picked. गुरमीत, आपसे आखिरी दो सवाल। पहले बात करते हैं, ये जो वैल्यू रोटेशन हो रहा है मार्केट में, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ओएनजीसी, आईटीसी, तो क्या ये वैल्यू रोटेशन एक परमानेंट फिनोमिनन है? परमानेंट मतलब 3-4-5 साल का फिनोमिनन है? अगर आप देखें तो जो फैंग स्टॉक्स हैं, जैसे हम बोलते हैं कि फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, उन कंपनियों को भी नतीजों के बाद काफ़ी मार पड़ी, खास करके नेटफ्लिक्स और अल्फाबेट को। गुरमीत जी। निकुंज, मैं कुछ हद तक अग्री करूंगा। मुझे लगता है कि जब भी ये डिस्काउंटिंग रेट बढ़ता है, आज 10 ईयर यूएस 3% है, या हमारा 10 ईयर बॉन्ड 7.25% पे है, जब भी डिस्काउंटिंग रेट बढ़ता है तो
पी साल वो साल रहने वाला है। और आपने जैसे नाम लिया, हमने देखा वो कंज्यूमर कंपनीज में, आईटीसी में देखा, हमने देखा जो बैंक्स 1 और 2 बुक वैल्यू पे थे और 15-18% का क्रेडिट ग्रोथ दे रहे थे अच्छी एसेट क्वालिटी के साथ, उन्होंने ज्यादा अच्छा किया। आप देखिए स्टेट बैंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर है एक साल में, आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छा किया है, वहीं कोटक और एचडीएफसी ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है। तो मुझे लगता है हम रीजनेबल वैल्यूएशन देना पड़ेगा, ओवर पे नहीं करना चाहिए। आप आईटी में भी देखिए अच्छा ग्रोथ आया, बहुत कंपनीज ने बहुत अच्छे नतीजे आए। अगर आप 60-70 का मल्टीपल देंगे आईटी सर्विसेज में तो नियर टर्म डिसअपॉइंटमेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। लोग उसको एफएमसीजी की तरह वैल्यू करने लग गए थे कि आईटी अगला एफएमसीजी है। तो हम इन कंपैरिजन से हमें बचना चाहिए। और जहां भी, जैसा मैंने बोला कि कुछ एक ट्रेंड बड़े साफ दिख रहे हैं, जैसे दिलीप जी ने भी बात करी। आप देखिए जब ये एफआई पुल आउट वाला ट्रेंड है बहुत क्लियर दिख रहा है। इसको आप प्राइवेट बैंक से प्ले कर सकते हैं, आप इसको डिपॉजिटरीज से प्ले कर सकते हैं, आप इसको आरएनडी एजेंट से प्ले कर सकते हैं, एएमसी स्टॉक से प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है करेक्शन अच्छा है, वैल्यू है। दूसरा, हमने हेल्थ केयर स्पेशलिटी केमिकल्स में भी काफी करेक्शन दिखा है। तो यहाँ पे जो भी कंपनीज केपेक्स कर रही हैं, चाहे वो पीएलआई इंड्यूस्ड है, चाहे वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंड्यूस्ड है, ये बिजनेस थोड़ा लंपी होता है। तो ये कैपेक्स जहां जैसे 20 से 30%, आप डिवीज देखिए, दीपक नाइट्राइट देखिए, आरती देखिए, मैं काफी नाम ले सकता हूं जो अच्छी कंपनीज हैं जिसमें अच्छा खासा करेक्शन है। तो जाने से पहले आखिरी सवाल, इस समय गुरमीत जी बजाज फाइनेंस में ज़्यादा पैसा बनेगा या फिर एक्टिव लग रहा है? मैं भी एक्चुअली वैसे फाइनेंशियल्स को पी के बेसिस पे वैल्यू नहीं करना चाहिए। मर्ज एंटिटी का अगर आप एक्सक्लूडिंग सब्सिडरी पी मल्टीपल निकालिए तो आपको एचडीएफसी बैंक 14-15 के पी मल्टीपल पे है FY24 अर्निंग में। मैंने एचडीएफसी बैंक को 2.5-3 के बुक मल्टीपल पे नहीं देखा अपने 15 साल में। और थोड़ा सा मुझे लगता है ये 2 साल जो है टाइम करेक्शन हुआ है एचडीएफसी में। एक्चुअली कंजम्पशन स्टॉक बोलता हूँ फाइनेंशियल में, मैं उसे प्योर फाइनेंशियल प्ले नहीं बोलता, क्योंकि इस स्पेस पे भी आप 2 लाख करोड़ एयूएम पे भी वो 30% ग्रो करता है, 10% का निम मेंटेन करते हैं, अभी उनका सुपर ऐप आ रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा न्यू एज फाइनेंशियल बोलता हूं। और बजाज फाइनेंस को आपको कंजम्पशन से लिंक करना चाहिए। मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है हमेशा महंगा रहता है, और साथ बहुत जब काफी आपको वोलेटाइल रहता है, तो जब भी एक अच्छा करेक्शन दे 20-30% का, पास में भी हमने देखा है, हमेशा इसने नए शेयर्स को रॉन्ग प्रूफ किया है। गुरमीत जी, दिलीप साहब हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े ईटी नाउ स्वदेश पर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। बाजार ने आज आखिरी घंटे में अपनी बढ़त गंवा दी, निफ्टी की गिरावट रही। ऑटो, रियलिटी, आईटी और बैंकिंग शेयर्स में भी गिरावट देखी गई। सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान के साथ बंद हुए। बाजार के एक्शन का पूरा हाल बता रही है हमारी सहयोगी मानसी। बताएं क्या कुछ रहा आज का बाजार का हाल। बिल्कुल, तो जैसे कि हमने देखा पूरे हफ्ते बाजार में काफी वॉलेटाइल एक्शन देखने को मिला। मंथली एक्सपायरी भी थी धुआंधार होती हुई दिखी, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में बाजार में कमजोरी का दबाव देखने को मिला और क्लोजिंग में फिर कमजोरी वाली ही देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक पूरे हफ्ते का एक्शन अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स थे जिन्होंने वीक परफॉर्म कर दिखाया। कुछ सेक्टर्स थे जो कि गेनिंग मोमेंटम दिखा रहे थे, जैसे कि एफएमसीजी स्पेस में तेजी दिखी इस हफ्ते में, ऑटोमोबाइल स्पेस ने भी परफॉर्म कर दिखाया। इसके अलावा निफ्टी में गेनिंग मोमेंटम पूरे हफ्ते कहां पर पीछे एचयूएल में करीब 5% की बढ़त देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स बीसी सूची में रहे, जहां पर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स दिखे। एचडीएफसी लाइफ में पूरे हफ्ते अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन इसके विपरीत एसबीआई लाइफ बावजूद नतीजे अच्छे देने के स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और आज के सत्र में भी हमने देखा कि एसबीआई लाइफ में कमजोरी के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। क्लोजिंग भी जब हुई करीब 3% की गिरता हुआ देखने को मिला। इसके ठीक पीछे ओएनजीसी में 8% की कमजोरी रही। बीपीसीएल, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स बीसी सूची में शामिल थे, जहां पर बिकवाली का दबाव लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। इस बीच मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप में काफी हद तक देखने को मिला। स्कैफलर इंडिया के स्टॉक को देख लीजिए, करीब 20% तक के रिटर्न्स पूरे हफ्ते में। फाइनेंस, कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल रहे, जहां पर अच्छी नाल्को और माइंडट्री जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला, जहां पर लाल निशान के साथ कमजोरी का दबाव देखने को मिला। मारुति सुजुकी और अल्ट्राटेक आखिरी कुछ घंटों में दोनों कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए और नतीजे जो थे अनुमान से भी अच्छे आते हुए देखने को मिले, और इसी का एक इम्पैक्ट था जो कि दोनों स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग के वक्त तमाम इंडेक्स और तमाम सेक्टर्स में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव रहा।
थैंक यू मानसी, ये सारा हाल बचाने के लिए अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक ओपन टेक्नोलॉजी नेटवर्क लाने की तैयारी में है, ताकि छोटे रिटेलर्स